नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम कल बात कर रहे थे कालीबंगा के बारे में, है ना। कालीबंगा के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और आज वापस उसके बारे में हम डिस्कस। कल कालीबंगा के बारे में हमने बात कर ली थी। शायद कालीबंगा के साक्ष्य हम पढ़ रहे थे, कालीबंगा के एविडेंस को देखते हैं, है ना। कल हम कालीबंगा पढ़ रहे थे और कालीबंगा के अब एविडेंस की बात करते हैं। कालीबंगा कालीबंगा के साक्ष्य या एविडेंस हम पढ़। कल हमने कुछ एक साक्ष्य तो हमने पढ़ लिए थे। कुछ साक्ष्य का मतलब हमने पढ़ लिए थे कि कालीबंगा जो है, यहाँ से हमको जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए चावल के साक्ष्य हमको मिले हैं, यहाँ से हवन कुंड मिली हैं और हवन कुंड में राख मिली है, राख में हड्डियां मिली हैं। मंदिरों का यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, लकड़ी की नालियाँ जो है हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या बात। इसमें देखो, आगे बात करें तो देखते हैं, यहां से कालीबंगा से यहाँ के लोग यानी टेराकोटा, यहाँ के लोग टेराकोटा टेराकोटा का यूज करते थे। टेराकोटा समझते हो आप लोग? टेराकोटा का मतलब होता है, टेराकोटा जो होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मिट्टी से कोई बनाई गई आकृति, है ना। टेराकोटा का यहाँ के लोग यूज करते थे। यहां से हमको टेराकोटा का पैमाना मिला है। यहां से हमको क्या मिला है? टेराकोटा का पैमाना मिला है। पैमाना मिला, ठीक है, ये हमको मिला है, ठीक है। और हमको यहाँ से क्या मिला है? कल हमने लिख लिया था कि कपास की खेती के जो है एविडेंस हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और देखो, यहाँ से हमको और मिलती हैं क्या? अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी हमको यहाँ से जो है प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ से हमको और क्या मिलता है? यहाँ से हमको दोहरी खेती के प्रमाण मिलते हैं। दोहरी खेती के प्रमाण मिले, ठीक है। अब दोहरी खेती के प्रमाण मिले, क्या मिला है? जैसे एक साथ दो फसल कर दी, जैसे गेहूं, और गेहूं के साथ क्या बो दिया? जौ। जैसे एक साथ, जैसे सरसों, सरसों के साथ क्या बो दिया? चना। ऐसे मतलब एक साथ दो फसल के एविडेंस जो है हमको यहां से प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। कल नालियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से हमको सार्वजनिक नालियों का अभाव दिखाई देता है। लकड़ी की नालियां हमको जो है यहाँ से प्राप्त होती हैं। उस तरह के बारे में हमने आपको कल बता दिया था। कपास की खेती के साक्ष्य के बारे में आपको जो है बता दिया था। अब हम और आगे चलते हैं, और हमको क्या मिलता है कालीबंगा से। देखो देखो, कालीबंगा से एक चीज हमको और देखने को मिलती है कि कालीबंगा के लोग परिचित थे, परिचित थे। अब कालीबंगा के लोग किस चीज से परिचित थे वो देखो आप। परिचित थे मतलब इनको नॉलेज था, इनको जानकारी मिला। जैसे कालीबंगा के लोग जो है, वो एक तो कुएं से परिचित थे। कुआं आप जानते हो, वेल, कुएं से परिचित थे, है ना। एक कुत्ते से परिचित थे, एक ये हल से परिचित थे, एक ये ऊंट, यहां से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, ऊंट से परिचित थे, है ना। ऊंट से, कुत्ते से, हल से, कुएं से, और ये भैंस से भी क्या थे? परिचित थे। मतलब इन चीजों का इनको क्या था? नॉलेज था। अब बात आती है अपरिचित थे। अपरिचित थे मतलब कालीबंगा के लोग किस चीज से अपरिचित थे, ये आपको बताना है। अपरिचित मतलब जिनका इनको नॉलेज नहीं था। जैसे इनको देखो, एक तो लोहे के बारे में, आयरन, लोहे के बारे में कोई नॉलेज नहीं इनको, और लोहे और घोड़े, इनके बारे में कोई नॉलेज इनको नहीं था। अब देखो, यहां पर आप लोग ये मत समझना मैं ये कह रहा हूं कि यहां के लोग लोहे और घोड़े से अपरिचित थे। मेरा यहां यह कहने का मतलब कतई नहीं है कि भाई यहां पर इस समय लोहा और घोड़ा नहीं था। लोहा और घोड़ा था, लेकिन ये उस समय उसको जानते नहीं थे। भाई ऐसा थोड़ी लोहा हमने बनाया, लोहा तो पहले से मौजूद था। कि घोड़ा हमने बनाया तो घोड़ा तो पहले से मौजूद था। यानी दिक्कत यहां पर यह है कि कालीबंगा के लोग नहीं जानते थे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इनको इसके बारे में नहीं जानते। जैसे मान लो आप, फॉर एग्जांपल, जैसे समुद्र में इतने प्रकार की मछलियां हैं, क्या आप लोग सभी प्रकार की मछलियों को जानते हो? नहीं जानते ना।
जब आप सारे प्रकार की मछलियों को नहीं जानते हो, इसका मतलब क्या है कि मछली, अब ऐसे मान लें कि मछलियां नहीं है, मछलियां तो हैं लेकिन हम लोग उन मछलियों के बारे में नहीं जानते। तो उस समय लोहा भी था और घोड़ा भी था, लेकिन ये लोग उनको नहीं जानते थे। इतना सा इतनी सी बात है। यानी कि ये लोग अपरिचित थे किससे? लोहे और घोड़े से। हर हाल में हमको इनसे क्या बताना है? इनको अपरिचित बताना है। और देखते हैं और आगे बात करें इसमें, और आगे बात करें कालीबंगा में। तो देखो कालीबंगा से हम और क्या बात करें। देखो कालीबंगा से हमको 2 टीले मिले। एक बार इतना नोट कर लो आप, फिर हम आगे 2 टीलों के बारे में बात करेंगे। एक बार इतना नोट कर लो फटाफट से, अगर नोट कर रहे हो तो इतना फटाफट से नोट करो। फिर हम बात करेंगे जो है 2 टीलों के बारे में, कि 2 टीले जो हमको मिलते हैं उन 2 टीलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फटाफट। शल्य चिकित्सा के बारे में हम कल बता ही चुके हैं आपको, है ना, मोस्टली चीजें हमको बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं। फटाफट से आप नोट कर सकते हो इसको। थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। थर्ड पॉइंट देखो, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटों का मतलब आप मान लो कि डिजाइन वाली ईंटें, डिजाइन वाली ईंटें, है ना। यहां से अलंकृत ईंटें मिली हैं, सजी हुई ईंटें हमको यहां से प्राप्त होती हैं। डिजाइन वाली ईंटें, इसका मतलब क्या हो गया? डिजाइन वाली ईंटें, इसका मतलब हो गया। ठीक है। दूसरा यहां से और क्या मिला है? यहां से हमको सिलबट्टा, मेरे हिसाब से आप लोग सिलबट्टा समझते होंगे। सिलबट्टा जानते हो क्या? सिलबट्टा के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। सिलबट्टा जानते हो क्या? दूसरा यहां से हमको कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमको तंदूर, यहां से हमको तंदूर के साक्ष्य मिले। ठीक है। यहां से हमको क्या मिला है? तंदूर के साक्ष्य, सिलबट्टा के साक्ष्य। सिलबट्टा जानते हो क्या? फटाफट कमेंट करो, क्या आप लोग सिलबट्टा जानते हो? अगर सिलबट्टा जानते हो तो हां करो, नहीं जानते हो मना करो। क्या आप लोग सिलबट्टा जानते हो क्या? सिलबट्टा जानते हो? सिलबट्टा, सिलबट्टा होता है चटनी बांटने वाला। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो जानते हो, अगर शहर से बिलोंग करते हो तो आपने तो मिक्सी की चटनी खाई होगी। ओहो, राहुल जी ये तो बहुत गड़बड़ बात है। सिलबट्टा चटनी बांटने वाला नहीं जानते क्या? सिलबट्टा होता है चटनी बांटने वाला, वो नहीं समझते आप? चटनी आप खाते हो मिक्सी की चटनी, सिलबट्टा गांव में यूज होता है सिलबट्टा। तो सिलबट्टा भी पत्थर का होता है, पत्थर का होता है चटनी बांटने वाला। तो आज इसको सर्च कर लेना आप, चटनी बांटने वाला क्या होता है? सिलबट्टा होता है। ठीक है, ये भी हमको यहां से प्राप्त होता है। अब और सुनो, देखो यहां से क्या है कालीबंगा से, कि यहां के लोग, कालीबंगा के लोग, यहां के लोग, यहां के लोग क्या करते हैं? यहां के लोग ताम्र व कांस्य, यानी तांबा और कांसा, यहां के लोग ताम्र और कांस्य, कांस्य धातु का, धातु का अधिक प्रयोग करते थे, करते थे। यहां के लोग ताम्र और कांस्य धातु का अधिक प्रयोग करते थे, इसलिए, इसलिए इसे, यानी कालीबंगा को, इसलिए इसे ताम्र कांस्य युगीन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसलिए इसको ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो ये कालीबंगा का एक दूसरा नाम हो गया। कालीबंगा को क्या बोलते हैं? ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मतलब यहां के लोग ताम्र और कांस्य धातु, हाँ चटनी, चटनी पीस तो है जिससे, हाँ वही चटनी पीसते हैं, चटनी बनाते हैं, वही वही है। अब आप ये बात समझे कि यहाँ के लोग ताम्र और कांस्य धातु का अधिक प्रयोग करते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताम्र, यानी ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ये लोग किसका यूज करते हैं? ब्रॉन्ज एंड कॉपर मेटल का सर्वाधिक यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। देखो इसमें है तो दोनों मेटल, इसमें यहां पर क्या है? इसमें यहां पर लोग तांबे का भी यूज करते हैं और ये कांसे का भी यूज करते हैं, और बोलते क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। इससे मिलते जुलते नाम वाली राजस्थान में 3 सभ्यताएं हैं।
इससे मिलते जुलते नाम वाली राजस्थान में 3 सभ्यता हैं। जैसे कालीबंगा को बोलते हैं हम क्या, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता, और आहड़ को बोलते हैं ताम्रवती नगरी, और गणेश्वर को बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राहुल जी, ठीक है ना। तो ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ये बात होगी। अब इसमें हम और बात करते हैं। अब देखो, वैसे तो मैंने इसको बोल दिया ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता, लेकिन यदि आपको एक वर्ड देना हो कि भाई आप तो ये बताओ कि यह सभ्यता ताम्रयुगीन थी कांस्ययुगीन, तो मैं इसको बोलूंगा यह कांस्ययुगीन थी। यह कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन स्थल माना जाता है। अगर एक चुनना है, अगर मान लो आपको एक सेलेक्ट करना हो कि भाई कालीबंगा ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन, तो कालीबंगा को हमें ताम्र कांस्ययुगीन बोलना है। क्या बोले इसको, कांस्ययुगीन बोलना है। अब क्यों बोलना है, क्योंकि कालीबंगा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया, इन्होंने तांबे, इन्होंने तांबे में मिलाया टिन, और टिन मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने कांसा बनाया था। टिन मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, कांसा बनाया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन की सभ्यता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके आविष्कारक ही कौन है, इसके आविष्कारक ही जो है कालीबंगा के लोग हैं। इसलिए कालीबंगा को हम अगर एक बोलना पड़े तो कांस्य युगीन बोलेंगे। एक बार इसको दोबारा देखो, मन में कोई डाउट हो तो वापस पूछना, देखते हैं। देखो भाई, कि कालीबंगा के साक्ष्य कुछ तो हमने कल पढ़ लिए थे, आज हम दोबारा आगे के साक्ष्य पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ के लोग टेराकोटा का यूज करते हैं। टेराकोटा का मतलब है मिट्टी से कोई कलाकृति बनाना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, मिट्टी का और कोई चीज बनाना। यहाँ से हमको मिट्टी का टेराकोटा का पैमाना, पैमाना मतलब स्केल मिला है। ठीक है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंटें मतलब यहाँ से डिजाइन वाली ईंटें मिली हैं। दोहरी खेती के प्रमाण हमको मिले हैं, एक साथ 2 फसल करने, गेहूं जौ कर लिया, सरसों चना कर लिया। यहाँ के लोग परिचित थे किससे, कुएं से, कुत्ते से, हल से, ऊंट से, भैंस से, इन सब से ये लोग क्या थे, परिचित थे। इसके बाद अपरिचित किससे थे, लोहे और घोड़े से क्या थे, अपरिचित थे। यहां से हमको सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा मतलब चटनी बांटने वाला सिलबट्टा मिला है। यहां से हमको तंदूर के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग ताम्र और कांस्य धातु का अधिक प्रयोग करते थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। यह कांस्ययुगीन स्थल माना जाता है। जैसे यहां पर तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया था, यहां पर तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया, कांसा बनाया। ठीक है, तो ये बातें हैं भाई इसके बारे में। यहां तक अगर कोई बात मन में हो तो आप पूछ सकते हो कि भाई ये चीज दोबारा समझाओ, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। फटाफट से आप कमेंट करो भाई, फटाफट से आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम आगे बात करेंगे कालीबंगा में। कालीबंगा में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, फटाफट से बताओ। देखो, चलते हैं कालीबंगा में हम आगे डिस्कस करें। तो देखो, कालीबंगा से हमको और क्या मिलता है। कालीबंगा, यहां से हमको और क्या मिल रहा है वो देखो आप। देखो, यहां से हमको क्या मिला, कालीबंगा से, यहां से हमको 2 टीले मिले, 2 टीले मिले। पहला टीला, एक तो मिला कौन सा, पूर्वी टीला, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न माउंड बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलना चाहे तो। और दूसरा हमको मिला कौन सा, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, है ना। ईस्टर्न माउंड और वेस्टर्न माउंड इसको बोल सकते हैं। इसको पूर्वी टीले को हम बोल सकते हैं क्या, विस्तृत टीला, यानी बड़ा है थोड़ा सा, विस्तृत टीला इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, छोटा टीला, ये थोड़ा छोटा है, स्मॉल। ठीक है, यहां से हमको कैसे साक्ष्य मिले, यहां से हमको मिले हैं हड़प्पा, हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। यहां से कैसे मिलते हैं हमको, हड़प्पा कालीन साक्ष्य। हड़प्पा कालीन साक्ष्य का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, कंटेम्पररी। जैसे हड़प्पा में साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वैसे यहां से भी हमको एविडेंस ऐसे ही मिलते हैं। और जो पश्चिमी टीला है, यहां से हमको मिलते हैं कैसे, प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य।
प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हमको यहां से क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कालीबंगा हड़प्पा से भी पुराना स्थल माना जाता है। और अच्छा, अब एक बार मैं ये टीले बना देता हूं। जैसे मान लो ये एक टीला है, ये एक टीला है, ये मैंने आपको बना दिया, ठीक है। ये एक टीला है, ये मैंने आपको बना दिया। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों टीलों में से कौन सा पश्चिमी टीला है और कौन सा पूर्वी टीला है, तो नाम से ही पता, मतलब इसके साइज से ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा टीला कौन सा है। तो ये तो कि छोटा टीला कौन सा है, ये वाला, तो ये तो कौन सा होगा, ये होगा पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा कौन सा, पश्चिमी टीला, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। इस पूर्वी टीले को हम बोल सकते हैं नगर टीला, नगर टीला इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, या उच्च टीला हम इसको बोल सकते हैं। अब आपसे पूछे ये जो दोनों टीले हैं, इन दोनों टीलों में से पश्चिमी टीले में कौन रहता है, तो पश्चिमी टीले में रहता है कौन, प्रशासक वर्ग रहता है, प्रशासक वर्ग रहता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं यहां पर रहते हैं कुलीन लोग, कौन रहते हैं, कुलीन लोग यहां पर रहते हैं। कुलीन का मतलब होता है ऊंचे कुल के लोग रहते हैं यहां पर। हाँ बिल्कुल राइट वाला इसमें, कुलीन का मतलब हो गया यहां उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहां पर रहते हैं। हम यहां ऐसे नहीं बोल सकते कि राजा रहता है, क्योंकि राजा नहीं रहता, क्योंकि इसमें राजा था ही नहीं। यहां पर जो सभ्यता है वो कैसी है, प्रजातंत्रात्मक, यहां पर डेमोक्रेसी थी, ठीक है। इधर आ जाओ आप, पूर्वी टीला, यहां पर कौन रहते हैं, यहां पर रहते हैं श्रमिक लोग, यानी कि लेबर, और यहां पर रहते हैं व्यापारी लोग, व्यापारी। अब आपसे पूछे कि बताओ इनमें से कौन से टीले की ओर खेती की जाती होगी, भाई खेती यानी एग्रीकल्चर जो होता होगा, एग्रीकल्चर पश्चिमी टीले की ओर होता होगा या पूर्वी टीले की ओर, तो सिंपल सी बात है, श्रमिक व्यापारी सब लोग यहां रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस टीले की ओर खेती करते थे, खेती करते थे। और खेती की दिशा भी है, पश्चिम या पूर्व और दक्षिण दिशा, मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण दिशा। ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई पूर्वी टीले के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अच्छा, ये लोग और क्या कर रहे हैं, देखो ये लोग और क्या करते हैं, इन लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं थे, इनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, लड़ाई झगड़े से ये दूर रहने वाले लोग थे। इसलिए इन्होंने इन दोनों टीलों की सुरक्षा दीवार बनवाई। जैसे मान लो ये जो टीला है इसकी ये सुरक्षा दीवार, ये ठीक है, और इसके बाद यहां पर ये इसकी सुरक्षा दीवार हो गई, ठीक है। यहां पर ये इसकी सुरक्षा दीवार हो गई, ठीक है। यहां पर ये इसकी क्या हो गई, सुरक्षा दीवार। यानी चारों ओर से इसको कवर किया गया, सुरक्षा दीवार इसकी बनाएगी। ऐसे पूर्वी टीले की भी क्या बनाएगी, सुरक्षा दीवार बनाएगी, कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो यहां पर ये भी क्या है, सुरक्षा दीवार बनाएगी। यहां पर इसकी भी क्या बनाएगी, सुरक्षा दीवार बनाएगी। मतलब इन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, यानी इन्होंने टीलों के चारों तरफ क्या बना दी, सुरक्षा दीवार। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ कि जो ये सुरक्षा दीवार बनाई गई है, ये कच्ची ईंटों की है, पक्की ईंटों की, बताओ देखिए, फटाफट कमेंट करोगे आप जल्दी से। ये सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है कच्ची ईंटों की है या पक्की ईंटों की, बताओ देखिए। जो एक बार में सही जवाब देगा उसको विद्वान समझा जाएगा, बताओ। सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है वो कच्ची ईंटों की है या पक्की ईंटों की, फटाफट बताओ, फटाफट आप बता सकते हो, सुरक्षा दीवार कच्ची ईंटों की है या पक्की ईंटों की। आ, चैक्लोलिथिक एज। देखो ये जो सुरक्षा दीवार बनाई गई ना, सुरक्षा दीवार, ये ध्यान रखना आप, यहां पर मैं लिखता हूं कि ये जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है, देखो यहां सुरक्षा दीवार कच्ची ईंटों की
बनाई गई है। यहां पर जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है वो कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार बनाई गई है। अब ये जो कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार है, एक दो बरसात में यह दीवार खराब हो जाती है, और ये जो दीवार खराब हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कोई गरीब लोग यहां पर रहते हैं, जबकि कालीबंगा के लोग ध्यान रखना गरीब नहीं थे। तो यहाँ की सुरक्षा दीवार, चारों तरफ से दीवार जो है कच्ची ईंटों की है, इसलिए कालीबंगा को क्या क्या कहते हैं पता है? इसलिए कालीबंगा को इसलिए कालीबंगा को दीनहीन दीनहीन बस्ती कहते हैं। आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है, मतलब गरीब बस्ती, मतलब बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा गरीब है, लेकिन बाकी ये लोग गरीब नहीं थे। ठीक है, तो कालीबंगा को क्या बोलते हैं? दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ये पूछा गया सवाल है, किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहते हैं। अब देखो और आगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बोला है? डॉक्टर दशरथ शर्मा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। यह सवाल पूछा गया है कि बताओ कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, थर्ड कैपिटल किसने बताया? तो थर्ड कैपिटल जो बताया वो किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया। तो इतना फटाफट से नोट करो। मन में कोई सवाल हो तो पूछो एक बार, मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई सवाल आ रहा हो तो बताओ फटाफट से। एक बात अगर मैं और आपसे बोलूँ ना, एक बात, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कालीबंगा है, यहाँ कालीबंगा से हमको कैसे मृदभांड मिले, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से लाल रंग के क्या मिले हैं? मृदभांड मिले। मृदभांड मिले। लाल रंग के मृदभांड का मतलब हो गया लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। यहां से क्या मिलते हैं हमको? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त होते हैं। कमेंट करो भाई, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हमको यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया होगा। आगे चला जाए क्या? मन में कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। चले आगे। अब देखो, और आगे बात करें हम कालीबंगा में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या? कालीबंगा। कालीबंगा, इसमें और देखो, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार, भारतीय इतिहासकारों के अनुसार समय बताइए। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कालीबंगा का टाइम कितना है? तो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कालीबंगा का जो समय है ना, वो है कितना? वो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका काल है। दूसरा, लेकिन अगर आपसे पूछे बताओ C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार, C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार समय क्या है? तो इसका जो समय है वो है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, ये इसका समय। और ऑथेंटिक समय, अब आप बोलो हमको कौन सा याद करना है? ऑथेंटिक समय जो है वो यही वाला है। कौन सा? C14 कार्बन डेटिंग वाला। एग्जाम में अगर पूछेगा तो एग्जाम में अपने को यही करना है, C14 कार्बन डेटिंग वाला जो समय है, वैज्ञानिक पद्धति से निकाला गया टाइम है। ठीक है, और देखो, अब एक चीज हमको और पढ़नी है कालीबंगा में, वो चीज है क्या? समाधान, क्रिमिनेशन इसको बोल सकते हैं। समाधान, समाधान समझते हो क्या आप? क्रिमिनेशन, क्रिमिनेशन तो समझ समझ पा रहे होंगे। समाधान,
समाधान का मतलब क्या होता है कि सबको दफनाने की प्रक्रिया। जब कोई डेड बॉडी यानी किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को कैसे कैसे दफनाते हैं उसकी प्रक्रिया। अगर आपसे पूछे बताओ काली बंगा से हमको समाधान के कितने एविडेंस प्राप्त होते हैं, अगर कमेंट करके बता सकते हो बताओ फटाफट से, काली बंगा से हमको समाधान के कितने एविडेंस मिलते हैं। तो देखो ये ध्यान रखना कि काली बंगा से हमको समाधान के 37 एविडेंस हमको मिलते हैं। आपसे पूछा जाए समाधान के टाइप बताओ, प्रकार, समाधान के कितने प्रकार हैं टाइप, तो समाधान के प्रकार में 1 2 3, 3 प्रकार का समाधान होता है। एक तो होता है कौन सा, पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। एक होता है कौन सा, एक होता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। और एक होता है कौन सा, दाह संस्कार। एक कौन सा होता है, दाह संस्कार। देखो पूर्ण समाधान का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को क्या कर दिया, दफना दिया, ये होता है पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को कुछ समय तक पहाड़ी पर रख दिया, पेड़ पे टांग दिया, तो पशु पक्षी जीव जंतु वगैरह उसको खा जाते हैं और जो बच जाता है उसको दफना देते हैं, उसको बोलते हैं हम आंशिक समाधान। और एक होता है क्या, दाह संस्कार। दाह संस्कार में जलाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो समाधान है, इस समाधान करते कहां है, समाधान करते हैं कब्रों में। अब कब्र भी कई प्रकार की कब्रें हैं। अगर आपसे पूछे काली बंगा से कितने प्रकार की कब्रें हमको मिलती हैं, तो काली बंगा से 3 प्रकार की कब्रें हैं। एक तो है कैसी कब्रें, अंडाकार, अंडाकार। एक है कैसी, आयताकार, अंडाकार आयताकार। और एक कब्र कैसी है, एक कब्र है कैसी, गोलाकार, गोलाकार। ये 3 टाइप की कब्र होगी, अंडाकार कब्र हो गई, आयताकार कब्र हो गई, गोलाकार कब्र हो गई। अब देखो इन कब्रों में हमको मिला क्या क्या है वो देखो आप क्या क्या चीजें मिली हैं। तो देखो अंडाकार कब्र में, जो अंडाकार कब्र हैं उसको हम, उसमें से हमको एक तो मिली है हड्डियां, और हड्डियों के साथ साथ हमको यहां से मिलती है सामग्री। मतलब पहले क्या होता था कि व्यक्ति की किसी फेवरेट सामग्री को भी, फेवरेट कोई वस्तु है उसको भी उसके साथ दफनाते थे। तो इसमें हड्डियां, हड्डियों के साथ क्या मिली है, सामग्री। दूसरा आयताकार, आयताकार कब्र का मतलब क्या हो गया, इस कब्र में हमको केवल सामग्री मिली है, यानी इस व्यक्ति, इस कब्र में व्यक्ति की बॉडी नहीं मिली है। यहां से भी हमको केवल क्या मिली है, यहां से भी हमको केवल सामग्री मिली है। ठीक है, अब जहां जिन कब्रों से केवल हमको सामग्री मिल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति यहां नहीं, उसकी डेथ यहां पर नहीं हुई, कहीं बाहर डेथ हुई है, उसकी बॉडी यहां पर नहीं आ पाई है, तो उसकी कोई फेवरेट व्यक्ति को, फेवरेट जो वस्तु है उसको यहां पर दफना दिया गया। जैसे अभी मान लो किसी की मृत्यु होगी साहब बंगाल में, उसकी बॉडी यहां पर नहीं आ पाई, नहीं आ पाई तो उसकी कोई फेवरेट चीज को दफना देंगे। जैसे अभी प्रेजेंट में सबसे फेवरेट चीज क्या है, मोबाइल। यदि व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होना, अगर तुम 10 मिनट तक मोबाइल नहीं देखोगे ना, तो तुम्हारा ऐसे जी मचलने लग जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल में कुछ आ नहीं गया हो। नहीं, मोबाइल देखना अब ऐसे मान लो, पहले जरूरत थी अपनी क्या थी, रोटी कपड़ा और मकान, अभी आ सकता है रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, और साथ में जोड़ लो तो गाड़ी भी, है ना। ये तो सामग्री देखना। अच्छा अब आपसे पूछे कि अंडाकार कब्रों के कितने साक्ष्य मिले। अंडाकार कब्रों के अगर हम पूछे साक्ष्य कितने मिले, 15, आयताकार 5, और गोलाकार कितनी कब्रें, 7, 17। तो 15, 5 और 17, टोटल कब्रें कितनी होगी, टोटल कब्रें हैं 37। मैंने आपको ये बोला है कि यहां से हमको समाधान के कितने एविडेंस मिलते हैं, तो यहां से हमको समाधान के जो एविडेंस मिलते हैं ना, वो मिलते हैं कितने, 37। ठीक है, 37 एविडेंस हमको मिलते हैं। 15 और 5 20 और 30 है ना, हो गया ना 37। 37 हमको एविडेंस हमको यहां से मिल रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो ये आपके समाधान। अच्छा एक दो बात और, कि यहां से जो हमको बॉडी मिलती है, जो शव है, आपसे पूछा जाए जो शव दफनाया जाता था, तो शव का सिर किधर होगा और शव के पैर,
सबका सिर किस दिशा में था और पैर किस दिशा में थे? अगर बता सकते हो तो बताओ भाई। सबका जो डेड बॉडी है उसका सिर किधर था, किस दिशा में था, और पैर किस दिशा में थे? तो ध्यान रखना, सबका जो सिर है ना, सिर होता था उत्तर में और पैर होते थे दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ सिर होता था नॉर्थ में और पैर होते थे साउथ में। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक शव विपरीत अवस्था में भी मिला है। एक हमको बॉडी मिली है जो कैसी है, विपरीत अवस्था में मिली है। ठीक है, और एक बात और देखना कि एक शव की कलाई की हड्डी छोटी है। एक शव की कलाई की हड्डी छोटी है जो अस्थि विसंगति को दर्शाता है। जो दर्शाता है किसको? अस्थि विसंगति को। यानी उस बालक के या उस व्यक्ति के उस बॉडी में कोई ना कोई रोग रहा होगा, पोलियो जैसा रोग इस पर रहा होगा। एक बात और, यहां से एक जला हुआ शव भी प्राप्त हुआ है। यहां से हमको क्या मिला है? यहां से हमको एक जला हुआ शव भी प्राप्त होता है। यह आपकी कालीबंगा सभ्यता हो गई पूरी। अब हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। यहां तक इसको नोट करो। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करो, फटाफट से कमेंट थोड़ा जल्दी किया करो। मन में यहां तक आपके कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, फटाफट से कमेंट करोगे भाई। कमेंट जल्दी करें भाई आप। कमेंट कर दो एक बार, क्या आहड़ सभ्यता पढ़े हम, फटाफट से। कालीबंगा यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कालीबंगा से संबंधित आपका अगर कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हो। ये हमने साक्ष्यों के बारे में यहां पर बात की थी, फिर हमने ये दो टीलों के बारे में हमने बात करी थी, और फिर हमने ये जो है समाधान की बात कर लिया। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो फटाफट से कमेंट कर सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। कमेंट करें फटाफट से, कमेंट करो भाई। कमेंट करके कुछ तो लिख दिया करो कि भाई ये बात बताओ, ये चीज़ बताओ, या हो गया लिख लिया चले आगे। कमेंट करो भाई, कमेंट कमेंट करें फटाफट से। कमेंट नहीं कर रहे आप लोग। चलो चलते हैं फिर, है ना। ये बात रही कालीबंगा की। अब हम बात करते हैं आगे। देखो भाई, हम बात करेंगे किसके बारे में? आहड़ के बारे में। और आहड़ कैसी संस्कृति के है? आहड़ है ताम्र संस्कृति। कई बार अपने से एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र संस्कृति का है या कौन सा स्थल ताम्र संस्कृति का नहीं है। ऐसा सवाल अपने से पूछता है, तो वो एक बार देखते हैं। देखो, पहले एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं कि राजस्थान में ताम्र संस्कृति के प्रतिनिधि स्थल। देखो, राजस्थान में ताम्र संस्कृति के प्रमुख स्थल। राजस्थान में ताम्र संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं, ये अपने को देखना है भाई। ठीक है, कि राजस्थान में ताम्र संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं, ये देखते हैं। अब राजस्थान में ताम्र संस्कृति के प्रमुख स्थल देखने के लिए वो देखना देखना नहीं, हमको याद भी करना है।
जैसे मान लो, मानने में क्या दिक्कत है कि ये हमारा मैप है राजस्थान का, ठीक है। ये अपना उद्देश्य बताने का ये है कि भाई कौन कौन से स्थल हैं राजस्थान में ताम्र संस्कृति वाले, उन स्थलों के बारे में हम बात करें। वैसे पढ़नी अपने को आहड़ सभ्यता ही है, लेकिन ताम्र संस्कृति, कई बार सवाल पिछली बार आरएस 2023 में आया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र संस्कृति का नहीं है। तो अपने को पता होगा ताम्र संस्कृति का कौन सा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, तभी आंसर जो है सही हो सकता है। देखो, अब राजस्थान में ताम्र संस्कृति के कौन कौन से स्थल, देखो 4 स्थल तो मेवाड़ में, मेवाड़ में 4 जगह हैं। एक तो जगह है कौन सी, चित्तौड़। एक जगह है कौन सी, भीलवाड़ा। एक जगह है कौन सी, राजसमंद। और एक जगह है कौन सी, उदयपुर। ये 4 जगह है कहां पर, मेवाड़ में, ठीक है। इसके बाद एक स्थान है कौन सा, जालोर। एक स्थान है कौन सा, बीकानेर। एक स्थान है कौन सा, नागौर। एक स्थान है कौन सा, अजमेर। एक स्थान है कौन सा, सीकर। सीकर। एक स्थान है कौन सा, जयपुर। एक स्थान है कौन सा, सवाई माधोपुर। और एक स्थान है कौन सा, भरतपुर। मतलब ये राजस्थान के वे जिले हैं, ये राजस्थान के वे जिले हैं जहां से हमको ताम्र संस्कृति के स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे मेवाड़ में एक तो हो गया कौन सा, चित्तौड़। एक हो गया कौन सा, भीलवाड़ा। एक हो गया कौन सा, राजसमंद। एक हो गया कौन सा, उदयपुर, ठीक है। एक हो गया कौन सा, जालोर। एक हो गया कौन सा, नागौर, ठीक है। एक हो गया कौन सा, बीकानेर। एक हो गया कौन सा, अजमेर। एक हो गया कौन सा, सीकर। एक हो गया कौन सा, जयपुर। एक हो गया कौन सा, सवाई माधोपुर। एक हो गया कौन सा, भरतपुर, है ना। ये वो जिले हैं जहां पर ताम्र संस्कृति के स्थल हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको स्थल बताता हूं कौन कौन से। जैसे देखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल है, तो चित्तौड़गढ़ में ताम्र संस्कृति का स्थल है, इसका नाम है पिंड मांडलीय। पिंड मांडलीय। भीलवाड़ा में जो स्थल है उस स्थल का नाम है कौन सा, ओझियाना। ओझियाना। राजसमंद में जो स्थल है उस स्थल का नाम है कौन सा, गिलुंड। और उदयपुर में जो स्थल है एक का नाम तो है बालाथल। एक है कौन सा, झाड़ोल। और एक है कौन सा, आहड़, जो अपने को अभी पढ़ना है, ठीक है। आहड़ हो गया। इसके बाद जालोर में एक स्थल है, उस स्थल का नाम है कौन सा, एलाना, ठीक है। नागौर में एक स्थल है, इसका नाम है कुराड़ा। कुराड़ा। बीकानेर में एक दो स्थल हैं, एक स्थल का नाम है कौन सा, सावणिया। और एक का नाम है पुंगल। अजमेर में एक स्थल है, इस स्थल का नाम है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर। सीकर में एक स्थल है गणेश्वर। सीकर में तो हो गया। इसके बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक स्थल, इसका नाम है कोल माहोली। भरतपुर में एक स्थल है, इसका नाम है मलाह। जयपुर में 3 स्थल हैं, एक स्थल का नाम है कौन सा, किरोडोल। एक है कौन सा, चीथवाड़ी। और एक है कौन सा, नंदलालपुरा। ये तीनों ही पूछी गई थी आरएस में, आरएस 2023 में ये तीनों पूछी गई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो ताम्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि मुझे पता है इसमें महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कौन सा है, आहड़ है। क्या आप लोग इसको नोट कर रहे हो? अगर नोट कर रहे हो तो फटाफट नोट करो। फिर हम आहड़ के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं भाई, आहड़ के बारे में फटाफट से आप डिस्कस करो, इसको लिखो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ये स्थल हैं, साइट हैं
जो ताम्र संस्कृति की है। एक चीज हम और यहां पर देख सकते हैं, वैसे देखो कि अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया पहला स्थल, है ना, अगर मैं यहां पूछ लूं आपसे कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना कुराड़ा, नागौर वाला कुराड़ा, कुराड़ा की खोज 1934 ईस्वी में हुई। यह स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया स्थल है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया पहला स्थल कौन सा है। तो स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया पहला स्थल हो जाएगा आपका कौन सा, नागौर में है कुराड़ा। कौन सा हो जाएगा, कुराड़ा। इसको नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो है? कर दो फिर उसको आगे शुरू कर दें। आहड़, तो ये तो वो स्थल है इनको मुझे लगता है आप इसको बाद में लिखते होंगे ऐप में से। चलो चलते हैं। अब अपने को जो कालीबंगा के बाद जो महत्वपूर्ण सभ्यता पढ़नी है, उस सभ्यता का नाम क्या है, आहड़। आहड़ के विषय में बात करते हैं। देखो देखते हैं आहड़। देखो भाई, आहड़ की बात करें, आहड़, आहड़ सभ्यता, इसके विषय में सुनो आप, ये इंपॉर्टेंट है आहड़। आहड़, देखो भाई, आहड़ के बारे में बात करें। आहड़ के बारे में पहली बात तो यह है कि यह स्थल, यह स्थल जो है, यह बनास संस्कृति, यह बनास संस्कृति पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बनास संस्कृति पर स्थित महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो वो आहड़ सभ्यता है, आहड़ स्थल है। बनास के आसपास का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं बनास संस्कृति। तो एक तो बात ये हो गई कि यह बनास संस्कृति पर स्थित जो है, बनास संस्कृति पर स्थित जो स्थल है। अच्छा, दूसरा यह कैसा स्थल है, तो ध्यान रखना यह ताम्र पाषाण, यह ताम्र पाषाण काल का स्थल है। किस काल का है, यह ताम्र पाषाण काल का स्थल है। भाई अभी हमने आहड़ के बारे में बात करी थी ना, आहड़ के बारे में बात करी थी कि ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल है, तो आहड़ उसमें था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का, इस स्थल का टाइम क्या है, तो इसका जो टाइम है ना, वो है 1900 बीसी से 1200 बीसी, 1900 बीसी से 1200 बीसी। तो ये टाइम भी अपने को याद रखना है, इसका समय क्या है। ठीक है, हो गया। इसके बाद और आगे बात करें, आपसे पूछा जाए आहड़ है कहां पर, तो आपको पता ही है आहड़ कहां पर है, तो आहड़ उदयपुर जिले में है। आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे पर है, तो नदी का नाम आपको पता ही है, नदी का नाम है आयड़ नदी। लेकिन बाई चांस यदि आयड़ ऑप्शन में नहीं मिले, तो आप बेडच नदी भी कर सकते हो। बेडच नदी इसलिए कर सकते हो क्योंकि आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद क्या बन जाती है, बेडच बन जाती है। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछ जाए आहड़ स्थल जो है, आहड़ स्थल, इस आहड़ स्थल के अन्य नाम क्या है, आहड़ स्थल के अन्य नाम बताओ आप। देखो, एक तो इसका स्थानीय नाम है क्या, धूलकोट। एक का नाम क्या हो गया इसका, एक नाम हो गया इसका धूलकोट। दूसरा, एक इसका जो नाम है, एक तो हो गया धूलकोट, दूसरा नाम क्या हो गया, दूसरा हो गया इसका नाम अघाटपुर, अघाटपुर भी बोलते हैं। तीसरा इसका नाम क्या हो गया, इसका जो तीसरा नाम है वो हो गया आपका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला।
बी इसको बोलते हैं। मृतकों का टीला इसको इसलिए भी कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान किसको बोलते हैं, तो मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान आहड़ को ही बोला जाता है, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं को कहाँ पर जो है अंतिम संस्कार उनका किया जाता था, तो आहड़ में करते थे। ठीक है, तो इसका 3 नाम है इसके। धूलकोट इंपोर्टेंट है, अघाटपुर, ये धूलकोट इसका स्थानीय नाम है। धूलकोट जो है वो क्या है, इसका स्थानीय नाम है। अघाटपुर इसको बोलते हैं, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए बताओ आहड़ सभ्यता जो है, ये आहड़ सभ्यता, इस आहड़ सभ्यता की खोज कब और किसने करी, तो इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। और करने वाला व्यक्ति कौन है, करने वाला व्यक्ति है कौन, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है भैया, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी, किसकी, आहड़ की। ठीक है, और आगे बात करें, आपसे पूछा जाए इसका प्रारंभिक उत्खनन किसने किया, इसका प्रारंभिक उत्खनन किसने किया, इसका प्रारंभिक उत्खनन हुआ था 1954 से 56 ईस्वी तक। 1954 से 56 ईस्वी तक करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। व्यक्ति का नाम क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। अब यहां पर पहले ही लिख दिया कि प्रारंभिक उत्खनन, इसका मतलब यह है कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका पूर्ण उत्खनन नहीं किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल जो है इसके द्वारा पूर्ण उत्खनन नहीं किया गया। फिर आपसे पूछे बताओ आहड़ का पूर्ण उत्खनन किसने किया है, आहड़ का पूर्ण पूर्ण व वास्तविक उत्खनन मतलब खुदाई या माइनिंग, पूर्ण व वास्तविक उत्खनन हुआ है कब, 1961-62 ईस्वी में। 1961-62 ईस्वी में किसने किया है, वो किया है पूना विश्वविद्यालय। पूना विश्वविद्यालय, और पूना विश्वविद्यालय के पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया ने, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया, इनका पूरा नाम है हंसमुख धीरज सांकलिया, के द्वारा इसका पूर्ण व वास्तविक उत्खनन किया गया। लेकिन इसका जो प्रारंभिक उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था, ये पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि एक बात और है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्ति, राजस्थान सरकार ने भी यहां पर उत्खनन जब हो रहा था तब उसमें 2 लोगों की नियुक्ति की थी। एक व्यक्ति का नाम है PC चक्रवर्ती, और दूसरा व्यक्ति जो है विजय कुमार। विजय कुमार, इन 2 व्यक्तियों को बोला गया कि भाई आप भी यहां पर तैनात रहो। ठीक है, दोबारा देखो एक बार इसको, कि आहड़ सभ्यता का यह स्थल बनास संस्कृति पर स्थित है। दूसरा, यह ताम्रपाषाण काल का स्थल है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो टाइम है 1900 से 1200 BC है। यह कहां पर है, उदयपुर जिले में है। नदी कौन सी हो गई, आयड़ नदी हो गई। आयड़ नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, बेड़स कर सकते हैं। इसके अन्य नाम क्या है, धूलकोट, या इसको स्थानीय नाम में धूलकोट बोलते हैं, इसे अघाटपुर बोलते हैं, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। करने वाला व्यक्ति कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। इसका प्रारंभिक उत्खनन हुआ था 1954 से 56 ईस्वी तक। किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसका पूर्ण व वास्तविक उत्खनन जो हुआ था 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिनका नाम है HD सांकलिया ने किया। और राजस्थान सरकार द्वारा यहां पर 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, एक तो PC चक्रवर्ती और एक है कौन, विजय कुमार। अगर देखो हमने पढ़ा था कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ, तो कालीबंगा का उत्खनन 2 स्तरों पर, सॉरी 5 स्तरों पर हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ था। और आहड़ का उत्खनन, आहड़ का उत्खनन जो है 3 स्तरों पर हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। 3 स्तर कौन कौन से, देखो आप, एक तो पहला है
एक तो हो गया स्फटिक पत्थर के आधार पर, जो स्टोन के एविडेंस हमको मिले हैं पहली बार में तो वो खोजेंगे। दूसरा धातु के आधार पर, जो मेटल हमको मिली है, चाहे वो तांबे की मिली हो, चाहे वो कांसे की मिली हो, चाहे वो लोहे की मिली हो, मेटल के एविडेंस यहां पर सबसे पहले जो है, सबसे पहले पत्थर वाले, फिर स्टोन वाले, फिर मेटल वाले, और फिर लास्ट में मृदभांड के आधार पर। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन के आधार पर, मिट्टी के बर्तनों के आधार पर जो है वो इसके जो है जिसको जो है माइनिंग की गई, इसकी खुदाई की गई। ठीक है, तो ये आहड़ सभ्यता का भी हमने परिचय पढ़ा है। अब हम जो अगली क्लास लेंगे उस अगली क्लास में पढ़ेंगे आहड़ के एविडेंस, है ना, आहड़ के एविडेंस। आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार इसको फटाफट से ब्रीफ कर देता हूं। देखो, आज हमने एक तो कालीबंगा के जो साक्ष्य बच गए थे उसके बारे में बात की, फिर हमने बात की थी ये टीलों के बारे में बात करी, फिर हमने बात करी थी कालीबंगा में जो समाधान है उसके क्रिमिनेशन के बारे में बात करी, फिर हमने ये कौन से ताम्र संस्कृति के स्थल है इनके बारे में बात करी, फिर हमने बात करी थी आहड़ सभ्यता के बारे में, इसका परिचय पड़ा है। और अब हम जो यहाँ से आगे अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यहाँ से एविडेंस, कि आहड़ से हमको क्या क्या एविडेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से हमको क्या क्या एविडेंस मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।